क्या आपने कभी दही जमते देखा है? सोचिए, एक कटोरी दूध रात भर में दही कैसे बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ताजी रोटी या ब्रेड कुछ दिनों बाद अपने आप खराब क्यों हो जाती है? और जब हमें बुखार, हैजा, मलेरिया या टाइफाइड जैसी बीमारियां होती है तो इनके पीछे आखिर कौन जिम्मेवार होता है? हैरानी की बात है कि इन सभी घटनाओं के पीछे ऐसे जीव काम करते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए विशेष सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म जीव, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे सच्चे मित्र होते हैं जो दही, पनीर, दवाइयाँ और खाद बनाने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी हैं जो अनेक खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं और भोजन को खराब कर देते हैं। तो आइए आज के इस रोचक अध्याय में जानते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है, इनके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं, सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे बन जाते हैं, खाद्य पदार्थों को खराब होने से कैसे बचाया जाता है और नाइट्रोजन चक्र में इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह अध्याय विज्ञान के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन से भी सीधे जुड़ा हुआ है। तो नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द विवेकानंद क्लासेज में। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। स्वागत है द विवेकानंद क्लासेज में। सीखिए, बढ़िए और सफल बनिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है। ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते उन्हें हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनको देखने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, जिस उपकरण का नाम माइक्रोस्कोप है। सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक जिसको हम लोग फंगी बोलते हैं, प्रोटोजोआ, शैवाल जिसे हम अलगी बोलते हैं, विषाणु, वायरस। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी तथा हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अगला है कि सूक्ष्म जीवों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला जो प्रकार है वह है जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। ये एक कोशिकीय होती है और इसका आकार गोल, छराकार या सर्पित आकार का भी होता है। इसके कुछ लाभ हैं, जैसे दही बना सकते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें यूज होता है, औषधि निर्माण में यूज होता है। हानि क्या सब है? जैसे हैजा, टाइफाइड, टीबी, इस तरह की बीमारी आपको जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से हो सकती है। अगला है कवक, जिसे हम फंगी कहते हैं, जैसे ईस्ट एवं फफूंद जिसके उदाहरण है। नम एवं अंधेरी जगहों पर ये तेजी से फैलता है। नम मतलब नमी वाले जगह पर, मॉइस्चर जहां होगा वहां ये तेजी से फैलेगा। इसका लाभ क्या है कि ब्रेड और केक का निर्माण करने में इसका इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक है जिसमें इस्तेमाल होता है। आगे हम बताएंगे किस एंटीबायोटिक में इसका इस्तेमाल होता है। हानि क्या सब है? भोजन खराब करते हैं, त्वचा रोग उत्पन्न करते हैं। अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का क्या काम है? प्रोटोजोआ कहते किसको हैं? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो जल और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम। रोग क्या हो सकता है? इसे मलेरिया हो सकता है या अमीबीय पेचिस हो सकता है। अगला है शैवाल। शैवाल जो है जल में पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, ये हरे रंग के होते हैं। लाभ इसका क्या है कि पृथ्वी को ऑक्सीजन प्रदान करता है, भोजन औषधि का उपयोग करता है। उदाहरण है स्पाइरोगायरा और क्लाइमाइडोमोनास, ये दो उदाहरण है शैवाल के। आगे हम इसकी तस्वीर दिखाएंगे बारी बारी से। अगला है विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं। सबसे सूक्ष्म जीव यही होती है, सबसे छोटी जीव होती है, केवल जीवित कोशिका के अंदर ही सक्रिय होते हैं। आपको बता दें कि ये जो वायरस होता है वो अगर आपकी जीवित कोशिका मतलब आपके शरीर से अगर बाहर है तो निर्जीव की तरह रहता है। जैसे ही आपके शरीर के अंदर चला गया तो ये सजीव की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। इससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं, कोविड-19, पोलियो, डेंगू, रेबीज। ये जो है जीवित एवं निर्जीव के बीच की एक कड़ी माने जाते हैं। ना ही ये जीवित होते हैं ना ही ये निर्जीव होते हैं, इस दोनों के बीच का ही एक चीज है। ठीक है, अब है जीवाणुओं के प्रकार, मतलब जितने तरह के सूक्ष्म जीव हैं उनके कितने प्रकार हैं, कोशिका कैसा होता है, उदाहरण लिखा गया है और मुख्य विशेषता लिखा गया है। पहला जो प्रकार है वो है जीवाणु, जो एक कोशिकीय होते हैं। उदाहरण में लिखा हुआ है
लैक्टोबैसिलस, तेजी से बढ़ते हैं और हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा है कवक, एक कोशिका भी होता है और बहुकोशिका भी होता है। जैसे ईस्ट और मुल्स नम स्थानों पर बढ़ते हैं और कुछ उपयोगी कुछ हानिकारक होते हैं। अगला है प्रोटोजोआ, एक कोशिके हैं जिसे अमीबा कहते हैं, जंतु सदृश जल में पाए जाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। अगला है शैवाल, एक कोशिके हैं, बहुकोशिके हैं, स्पायरोगायरा कह सकते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषी में उपयोग होता है, ऑक्सीजन देते हैं, जल में पाए जाते हैं। विषाणु कोशिका रहित होता है, इसमें कोशिका होता नहीं है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस, इसका नाम सुना होगा। सबसे सूक्ष्म केवल जीवित और कोशिका में सक्रिय होता है, मतलब सिर्फ जीवित कोशिका में ये सक्रिय होता है, ठीक है। अगला है स्पाइरल जीवाणु के प्रकार। आपके किताब में स्पाइरल जीवाणु दिया गया होगा, इसके बारे में डिटेल हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं, ये जो स्पाइरल जीवाणु है वो, इससे हमें एक बीमारी होती है, नाम है हैजा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोलरा कहते हैं। कोलरा नाम का बीमारी होता है ये स्पाइरल जीवाणु से, ठीक है। अगला है छर्नुमा जीवाणु, बैसिलस। ये जो आपके सामने फोटो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया तस्वीर है। छर्नुमा जानते हैं, इस तरह के जो जीवाणु हैं इससे आपको टीबी की बीमारी होती है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, और दूसरा टाइफाइड। क्या होता है, टाइफाइड, टाइफाइड नाम की बीमारी होती है, ठीक है। अगला है आपका क्लेमाइडोमोनास, एक तरह का क्लेमाइडोमोनास है। इसमें आप देखे हुए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। ये इसके केंद्रक हो गए। इस चीज के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अगली कक्षा में डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक शैवाल होता है, क्या होता है, शैवाल होता है। ये जल में ऑक्सीजन उत्पादन में मदद करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है जल में। जलीय जीव जो ऑक्सीजन से जीवित रहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। कहाँ रहता है, तालाब में। ये तालाब में पाया जाता है या फिर झील में पाया जाता है, तालाब अथवा झील में पाया जाता है। अगला आपका है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के बारे में बता दें, ये भी तालाब या झील में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तालाब अथवा झील, तालाब अथवा झील में पाया जाता है। एक तरह का शैवाल है, ये क्या है, शैवाल है। और ये प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम है। अमीबा के बारे में जानिए क्या सब है अमीबा के अंदर। तो अमीबा एक कोशिके जंतु सदृश प्रोटोजोआ है, यह प्रायः मीठे पानी में पाया जाता है। संरचना इसकी कैसी होती है, इसका आकार अनियमित होता है। इनमें सूडोपोडिया पाए जाते हैं जिनकी सहायता से यह चलता और भोजन ग्रहण करता है। अब बताइए, सूडोपोडिया ये उंगली जैसा निकला हुआ है, इसे कहते हैं, ये सूडोपोडिया हो गया। भोजन कैसे ग्रहण करता है, ये अपनी सूडोपोडिया से भोजन को घेरकर खाद्य अंदर में ग्रहण करता है। इन सभी चीजों के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ है, यह प्रायः मीठे पानी में पाया जाता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग आगे की कक्षा में लेंगे। अगला है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है वो एक कोशिकीय जंतु सदृश प्रोटोजोआ है, यह प्रायः स्थिर एवं मीठे झीलों में या पानी में पाया जाता है। और डिटेल हम इसको आगे की कक्षा में लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद है आपका राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ब्रेड मोल्ड आप देखे होंगे, ब्रेड को अगर हम 1-2 दिन के लिए छोड़ दें तो उस पर काला कलर का एक तरह का फफूंद लग जाता है, ठीक है। इसे हम राइजोपस ब्रेड मोल्ड कहते हैं। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इस तरह का तस्वीर हमको देखने को मिलेगा। इसकी डिटेल जानकारी हम लोग आगे लेंगे। अगला है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं पेनिसिलियम का है। एक तरह का ये भी फंगस होता है, कवक जिसको बोलते हैं। यह अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है। इसका उपयोग पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। आगे की क्लास में इसे हम और डिटेल में जानेंगे। अगला है एस्परजिलस की संरचना। एस्परजिलस क्या होता है, ये एस्परजिलस भी एक तरह का कवक है। एस्परजिलस की संरचना, इस संरचना को डिटेल जानकारी आगे की कक्षा में लेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि ये एक तरह का बीमारी पैदा कर सकता है, फेफड़ा संबंधित बीमारी, जिसको एस्परफिलोसिस कहते हैं, एस्परफिलोसिस। अब है वायरस, विषाणु की संरचना। विषाणु जो होता है वो
बहुत तरह की बीमारी पैदा कर सकते हैं। विषाणु से जो बीमारी हो सकता है, पहला बीमारी है कि आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है, कॉमन कोल्ड। दूसरा बीमारी जो है वो इन्फ्लुएंजा। तीसरी बीमारी जो है वो कोविड-19, पोलियो, एड्स और रेबीज, अनेक तरह के बीमारी ये विषाणु के द्वारा होते हैं। तो इसकी और डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्मजीव जो है एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। बहुकोशिकीय जो सूक्ष्मजीव है वो कुछ शैवाल है और कवक है। यह बर्फीले शीत से लेकर के और उष्ण, मतलब बर्फ जैसा जहाँ ठंडा हो वहां भी और जहाँ गर्म हो वहां, दोनों ही जगह ये जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाया जाता है। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे पर आश्रित होते हैं, कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और जीवाणु समूह में पाए जाते हैं। अगला है, कुछ जीव हमारे सूक्ष्मजीव जो है हमारे मित्र हैं और कुछ हमारे शत्रु हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं जो हमें मदद करते हैं और कुछ हमारे शत्रु हैं। जो हमारे मित्र हैं, मित्रवत सूक्ष्मजीव, उसके बारे में जानिए। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे सब्जियों के छिलके, जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कि सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता वृद्धि करने के लिए किया जाता है। कुछ औषधि हैं, मेडिसिन्स, जिसका इस्तेमाल करने में हम लोग जीवाणुओं का इस्तेमाल करते हैं। अभी जस्ट पीछे बताए कि पेनिसिलियम का इस्तेमाल हम लोग पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं। आगे है कृषि में मृदा की उर्वरकता। कृषि में मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, दही एवं ब्रेड का बनाना। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिन्हें लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। यह बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज यानी कि प्राकृतिक शर्करा जो होता है, शुगर, उसको लैक्टिक एसिड में बदलता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर के दही में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा दही में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नाम का अन्य बैक्टीरिया भी मौजूद हो सकते हैं। पनीर, चीज, अचार, अनेक खाद्य पदार्थ के उत्पादन में सहायक होते हैं। जीवाणु जो है ईस्ट, चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली और डोसा बनता है। ठीक है। अगला है ईस्ट। ईस्ट जो है वो तीव्रता से जनन करने में सक्षम होता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, उत्पादित करता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के बुलबुले के रूप में आपको मैदे में गैस का बुलबुला फंस जाता है, जिससे मैदा या आटा फूला हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे आयतन बढ़ जाता है। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग करता है लोग, जिससे ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक आदि बनाए जाते हैं। आगे है कि सूक्ष्मजीव का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक कमर्शियल इस्तेमाल क्या करते हैं? बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। लुई पास्चर किण्वन की खोज 1857 में की थी। आगे है शराब उद्योग की समस्या और शुरुआत। एक्चुअली में हुआ यह था कि 1850 के दशक में जब पास्चर लील विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तब स्थानीय शराब निर्माताओं ने उनसे संपर्क किया। चुकंदर से शराब बनाते समय कुछ बड़े बर्तन में रस अल्कोहल में बदलने के बजाय खट्टा और दुर्गंध युक्त हो रहा था। पास्चर ने इस समस्या का अध्ययन करना शुरू किया, सूक्ष्म जीवों की भूमिका का पता लगाया। माइक्रोस्कोप के जरिए अध्ययन करने पर पास्चर ने पाया जो रस सही तरीके से अल्कोहल में बदल रहा था, उसमें छोटे अंडाकार सूक्ष्मजीव ईस्ट और खामीर मौजूद थे। जो रस खट्टा हो रहा था उसमें ईस्ट की बजाय बहुत छोटे छोटे अलग प्रकार के बैक्टीरिया पनप रहे थे। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि खमीर ईस्ट जो है शर्करा, जिसे चीनी कहते हैं, को अल्कोहल में बदलता है और अवांछित बैक्टीरिया इसे खट्टा कर देते हैं।
फिर उन्होंने किनमन का सिद्धांत दिया, जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन। पास्चर ने सिद्ध किया कि किण्वन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एनएरोबिक श्वसन, ईस्ट जैसे सूक्ष्मजीव शर्करा का उपभोग करते हैं और उसे बाई प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। स्वतः जनन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस जेनरेशन के सिद्धांत का खंडन किया। उन्होंने स्वतः जनन यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के सिद्धांत का खंडन किया। उस समय के वैज्ञानिक का मानना था कि सूक्ष्मजीव सड़े गले पदार्थों से अपने आप स्पॉन्टेनियस जनरेशन पैदा हो जाते हैं। पास्चर ने अपने प्रयोगों में बताया कि जैसे स्वान ने फ्लास्क प्रयोग से सिद्ध किया कि हवा में मौजूद धूल कणों से ही सूक्ष्मजीव आते हैं और पनपते हैं। पाश्चुरीकरण क्या होता है? पाश्चुरीकरण का आविष्कार उन्होंने किया। किण्वन के बाद पास्चर ने पाया कि कुछ अवांछनीय बैक्टीरिया को गर्म कर देने से नष्ट किया जा सकता है, जिससे खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। उन्होंने पेय पदार्थों जैसे दूध और वाइन को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके जल्दी से ठंडा करने की तकनीक विकसित की, जिसे आज भी पाश्चुरीकरण कहा जाता है। आगे है वैक्सीन, टीका जिसको बोलते हैं। टीका एक प्रकार की दवा है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करती है ताकि वह किसी ऐसे बीमारी से लड़ सके जिसका शरीर पहले कभी सामना नहीं कर चुका हो। टीके बीमारी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, न कि बीमारी होने के बाद इसका इलाज करने के लिए। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। अब इन्हें आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए सबसे पहले 1798 ईस्वी में चेचक के टीका का खोज किया था। आगे है, यहाँ आप देखेंगे कि कुछ चार्ट दिया गया है कि किस आयु में कौन से टीके लगते हैं, ठीक है, इस रोग से इनका सुरक्षा होता है, इसका लाभ क्या है। जैसे जन्म के साथ ही हम लोग BCG का टीका देते हैं, OPV हेपेटाइटिस बी का टीका देते हैं जो कि टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी से हमें सुरक्षित रखता है। 6 सप्ताह में OPV1, IPV1, पेंटावेलेंट, रोटावायरस, PCV1 इस तरह के टीके दिए जाते हैं जो पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, निमोनिया इन सभी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। 10 सप्ताह के होने पर बच्चे को OPV2, पेंटावेलेंट 2, रोटावायरस 2 इस तरह के टीका दिया जाता है जो पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस और रोटावायरस से हमें बचाता है। 14 सप्ताह में, 9 से 12 सप्ताह में, 16 से 24 सप्ताह में, 5 से 6 वर्ष, 10 वर्ष, 16 वर्ष गर्भावस्था में, इस तरह के चार्ट दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसे लिख करके रख सकते हैं। मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। आगे है कि पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे होता है। मृत पौधे एवं जंतुओं का अपघटन, बैक्टीरिया एवं कवक मृत पौधों, पशुओं एवं अन्य जैविक पदार्थों को विघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इससे पर्यावरण में कचरा जमा नहीं होता है। दूसरा है पोषक तत्वों में पुनर्चक्रण, सूक्ष्मजीव कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि तत्वों को पुनः मिट्टी में पहुंचाते हैं जिससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन चक्र में सहायता, कुछ बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग के लिए योग्य यौगिक में बदलते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है और पर्यावरण संतुलित रहता है। जैविक कचरे का निपटान, सूक्ष्मजीव गोबर, पत्तियां, भोजन के अवशेष तथा अन्य जैविक अपशिष्टों को सड़ाकर खाद यानी कि कंपोस्ट में बदल देते हैं जिससे प्रदूषण कम होता है। अगला है जल एवं मिट्टी की सफाई। कई सूक्ष्मजीव गंदे पानी और प्रदूषित मिट्टी में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को विघटित कर उन्हें कम हानिकारक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को जैव उपचार कहते हैं, बायोरिमेडिटेशन कहते हैं। निष्कर्ष क्या है? सूक्ष्मजीव प्रकृति के सफाई कर्मी हो गए, नेचर्स क्लीनर्स हो गए, जो मृत पदार्थों का अपघटन कर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, कचरे का निपटान करते हैं तथा जल मिट्टी की सफाई करके पर्यावरण को क्या करते हैं? स्वच्छ और संतुलित बनाए रखते हैं। अगला है मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग
उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा या पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतुओं के सीधे संपर्क में आने से भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरित रोग कहलाते हैं। इस तरह के रोग को क्या कहते हैं? संचरित रोग। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, जैसे मक्खी जो है एक आदमी से दूसरे आदमी में बीमारी को फैला सकते हैं। अगला है मादा एनफ्लीज, मच्छर, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक होते हैं। अगला है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य मानव रोग। जैसे देखें कि मानव रोग है क्षय रोग, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा। कैसे फैलता है? तो वायु द्वारा फैलता है। बचाव के उपाय क्या है? तो रोगी को अलग रखना होगा और उचित समय पर टीकाकरण मास्क का उपयोग करना होगा। खसरा उसका विषाणु से होता है, ये भी वायु द्वारा फैलता है। व्यक्तिगत स्वच्छता रखना होगा, टीकाकरण कराना होगा, रोगी को दूरी बनाए रखना होगा। चिकन पॉक्स विषाणु द्वारा होता है, वायु से या संपर्क से फैल सकता है, रोगी को अलग रखना होगा। व्यक्तिगत स्वच्छता, टीकाकरण, वस्तुओं को साझा न करना। अगला है पोलियो भी विषाणु से फैलता है, ये वायु एवं जल में फैल सकता है। टीकाकरण कराना होगा और साफ पेयजल का इस्तेमाल करना होगा। हैजा जो जीवाणु से फैलता है, जल एवं भोजन से संचरण हो सकता है। उबला हुआ पानी पीना है, व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी तरह से पका हुआ भोजन करना है। टाइफाइड हो गया जो जीवाणु से फैलता है, जल एवं भोजन से संचरण हो सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ सफाई, टीकाकरण, सड़क किनारे के भोजन से बचना होगा। हेपेटाइटिस ए जो विषाणु वायरस से फैलता है, ये प्रदूषित जल से फैल सकता है। उबला हुआ पानी पीना चाहिए और टीकाकरण, हाथों को धोना, इन सभी चीजों से बचा जा सकता है। मलेरिया ये प्रोटोजोआ से फैलता है, ये प्रोटोजोआ वाहक जो है मच्छर है। एनफिलीज और मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छर भागने वाले रसायन पानी जमा न होने दें, दवाओं का सेवन करें, डॉक्टर की सलाहों पर ध्यान दें। अगला है जंतु में रोग कारक जीवाणु। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाली एक भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय का खुर और मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारक था। जैसे देखो क्षय रोग जो है, कुछ जंतुएं हैं जिसमें निम्नांकित रोग पाए जाते हैं। इस चार्ट में दिए गए कुछ जंतु और उनके रोगों के नाम लिखे हुए हैं जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। जैसे क्षय रोग जिसको हम टीबी बोलते हैं, गलघोंटू, ब्रुसेलिस, स्वाइन फीवर, फाउन कॉलरा, लेप्टोस्पाइरोसिस, ये सभी बीमारी जो है वो जंतुओं में होते हैं। इनकी अगला है सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग। जैसे देखिए नींबू में कैंकर जीवाणु द्वारा होता है, वायु से फैलता है। नींबू का रस्ट साइट्रस रस्ट बोलते हैं। कवक फंगी द्वारा होता है जो वायु और जल से फैल सकता है। भिंडी का पीत जो है, ओकरा का येलो वेन होना विषाणु द्वारा होता है, कीट से फैल सकता है या मक्खी से फैल सकता है। गेहूं का रस्ट कवक या वायु से फैल सकता है। चावल का ब्लास्ट कवक या वायु से फैल सकता है। आलू की पछेती झुलसा जिसको कवक से फैल सकता है, कवक के कारण होता है, जो वायु और जल से फैल सकता है। आगे है खाद्य परिरक्षण के विभिन्न तरीके। हम जान रहे हैं जो सूक्ष्म जीव है वह हमारे खाने के सामान को खराब कर दे रहे हैं। उसे लंबे समय तक रखने के लिए प्रिजर्व करना होगा, मतलब संरक्षित करना होगा। सबसे पहले है कि उसमें नमी को हटाना होगा, मतलब सुखाना होगा। सबसे पहला उपाय क्या है? तो उसे सुखाना होगा। आप देखे होंगे गेहूं का फसल तैयार होने के बाद अथवा धान का फसल तैयार होने के बाद उसको सुखाया जाता है। दूसरा है डिब्बा बंद, उसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो भी आप बाहरी जीवाणुओं से, जो वातावरण में जीवाणु है, उनसे बचा सकते हैं। अगला है जमाना, ठंडे जगहों पर रख दीजिए जैसे फ्रीजर अथवा फ्रीज या कोल्ड स्टोरेज। इन सभी चीजों में रखेंगे तो कम तापमान होने के कारण उसमें जर्म्स की वृद्धि कम होती है। अगला है नमक और चीनी लगाना। नमक से अगर ढक देंगे तो सुरक्षित रहेगा। जैसे मछली है, इसको लंबे समय तक रखना है तो उसको पूरी तरह से नमक से ढक दिया जाए। नमक के कारण इसमें जर्म्स का अटैक नहीं होगा। अगला है जैसे चीनी लगाना।
मुरब्बा बनाते हुए देखे होंगे आपने। तो मुरब्बा जो है वो चीनी के अंदर रखा जाता है, जिससे वो लंबे समय तक टिकता है। अचार बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें तेल का इस्तेमाल करते हैं। तेल का इस्तेमाल करने से भी आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। अगला है किण्वन की विधि, जैसे दही, सब्जियां, इन विधि से आप लोग इसे बचा सकते हैं। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। अब हमें पता है कि वायुमंडल में तो नाइट्रोजन है, लेकिन वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसे हम डायरेक्ट अपने शरीर में ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि सांस में हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है। नाइट्रोजन हम ग्रहण करें ऐसी कोई व्यवस्था डायरेक्ट हमारे शरीर से बनी नहीं है, तो उसे हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। भोजन में भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन अगर नहीं होगा तो वो हमारे शरीर में नहीं आएगी। तो ये कैसे होता है, तो सबसे पहले वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है वो राइजोबियम जीवाणु जो है, जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं दलहनी पौधे के जड़, इसमें ये राइजोबियम जीवाणु है, ये क्या करते हैं, नाइट्रेट एवं नाइट्राइट यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला है कि पौधे इन यौगिक को अवशोषित करते हैं। ये वायुमंडल के नाइट्रोजन से नाइट्रेट एवं नाइट्राइट यौगिक बनाते हैं। पौधे इन यौगिक को अवशोषित करते हैं। पशु पौधों को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। फिर ये मृत पौधे एवं पशु फिर से अपघटित होकर के क्या होता है, जीवाणुओं द्वारा अपघटित होकर के नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में लौट जाता है। यही प्रोसेस है। आगे है यही नाइट्रोजन साइकिल। अगला है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र के बारे में सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा क्या होता है, स्थिरीकरण किया जाता है। ये जो जीवाणु होते हैं नाइट्रोजन को क्या करते हैं, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर इस नाइट्रोजनी यौगिक को मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक को क्या करते हैं, पौधे द्वारा अवशोषित हो जाता है। पौधे द्वारा अवशोषित होने के बाद जंतु द्वारा पौधों को खाया जाता है। फिर से उत्सर्जन एवं पौधों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट दोबारा मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी में मिलने के बाद फिर से जीवाणु उसे जो उस नाइट्रोजन यौगिक को क्या करते हैं, गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं और पुनः यह वायुमंडल में चला जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप किसी नए टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।